हेलो एवरीवन, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम डिस्कसर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, कि आप पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये जो है टॉपिक हम लोग हाई स्कूल में पढ़े थे, इसलिए इसका यहाँ पर केवल रिवीजन करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए असंख्य प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, जो लेंस के कई भागों से आकर जो होती हैं किसी एक बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। परंतु किसी भी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए केवल दो ही प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। ये प्रकाश किरणें लेंस के किसी भी भाग से अपवर्तित होकर किसी भी बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहीं पर हमारा लेंस बनता है, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनने के हमारे मुख्यतः 4 नियम हैं। प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं? 4 नियम हैं, और इन चारों नियम के आधार पर हम जो है लेंस की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं भाई कि हमारे प्रतिबिंब बनने के 4 नियम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नियम की हम बात करते हैं। जैसे ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ध्यान देना भाई थोड़ा सा। ठीक है, तो पहला नियम बताया गया कि जैसे कोई प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और लेंस पर आपतित होगी। तो जब इसका अपवर्तन होगा तो ये अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस पर मिलती है या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम उत्तल लेंस की बात करें, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, और हम लोगों ने पढ़ा है लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। ठीक है, लेंस में हमारे कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। तो ये लेंस का हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया P, ये लेंस का प्रथम फोकस हो गया F1, और ये लेंस का हमारा द्वितीय फोकस हो गया F2। ठीक, एक हमारा प्रथम फोकस हो गया और एक हमारा द्वितीय फोकस हो गया। एक कुछ प्रकाश किरणें हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और लेंस पर आपतित होती हैं। तो पहला नियम था, अगर कुछ प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती लेंस पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। लेंस के कहाँ से जाती हैं? जब इनका अपवर्तन होगा तो इस अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें जो हैं वो लेंस के द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, या कह सकते हैं लेंस के द्वितीय फोकस पर मिलती है। तो पहला नियम यह था हमारा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जो होती लेंस के द्वितीय फोकस पर मिलती हैं। लेकिन अगर यही बात हम अवतल लेंस के लिए दिखाएं भाई, ये हमारा अवतल लेंस हो गया। ठीक, यही प्रक्रिया अगर अवतल लेंस के लिए दिखाई जाए तो ये हमारा अवतल लेंस हो गया। आज मार्कर जो है अवतल लेंस हो गया। इसमें ये हमारी कुछ प्रकाश किरणें आई मुख्य अक्ष के समांतर। हम लोगों ने पढ़ा है कि अवतल लेंस में जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, अवतल लेंस उन प्रकाश किरणों को फैला देता है। ये यहाँ पर चली गई, ये यहाँ पर, लेकिन इन प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये क्या हो रही हैं? किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक, तो पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जो होती हैं द्वितीय फोकस पर मिलती हैं या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो इस नियम को याद रखेंगे। दूसरा रूल था हमारा, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ठीक, दूसरा रूल था हमारा कि लेंस के मुख्य अक्ष पर, अर्थात अगर कोई वस्तु हमारी प्रथम फोकस पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? प्रथम फोकस पर। तो अगर कोई वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित है तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें जाती हैं, अर्थात लेंस के प्रथम फोकस से अगर कोई प्रकाश किरणें जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, दूसरा रूल हमारा ये था और यही यहाँ पर भी लागू होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होंगी? किसी बिंदु पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होंगी। इस लेंस में दिखा देते हैं भाई कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, ये ठीक लग रहा था किसी बिंदु पर मिलेंगी यहाँ पर, लेकिन अपवर्तन के पश्चात कैसे हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक, तो ये द्वितीय रूल क्या था कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित अगर कोई प्रकाश किरणें लेंस के प्रथम फोकस से जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तृतीय रूल था कि यदि कोई प्रकाश किरण
लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाती। कहाँ से जाती है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। यदि कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक, तो जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक, चौथा रूल हमारा ये था कि मुख्य वो जो है समांतर चलने वाली दो प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हों। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर ना हो लेकिन परस्पर समांतर हो। तो अगर परस्पर समांतर हैं, जैसे ये हमारी एक प्रकाश किरण हो गई और एक ये हमारी प्रकाश किरण हो गई, ये दोनों परस्पर क्या है? समांतर हैं। तो अपवर्तन के पश्चात ये दोनों प्रकाश किरणें जो होती हैं किसी फोकस तल में, लेंस के फोकस तल में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, तो चौथा रूल क्या था कि दो परस्पर समांतर प्रकाश किरणें जो होती हैं वो अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस तल में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कहाँ मिलती हुई? लेंस के फोकस तल में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये हमारे जो थे प्रतिबिंब बनने के नियम, 4 नियम। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से जाती हैं। लेंस के प्रथम फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा रूल था, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। और चौथा रूल हमारा क्या था कि दो परस्पर समांतर प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस तल में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब इन्हीं नियमों के आधार पर हम पतले लेंस के लिए प्रतिबिंब का बनना पड़ेंगे भाई। ठीक, इन्हीं नियमों के आधार पर पतले लेंस के लिए प्रतिबिंब का बनना। देखिए भाई, पतले लेंस के लिए प्रतिबिंब बनने के नियम। पतले लेंस के लिए प्रतिबिंब बनने के नियम। किस लेंस के लिए? उत्तल लेंस के लिए। देखिए भाई, अगर उत्तल लेंस के लिए आप प्रतिबिंब या लेंस के लिए प्रतिबिंब बनने के नियम आप पढ़ रहे हो तो इसके साथ हमें जो है दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम याद होने चाहिए। अगर हमें दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम याद है तो हम लेंस जो है उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम बहुत ही आसानी के साथ सीख सकते हैं। ठीक है, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम की जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए, जो लेंस होता है, लेंस में हम वस्तुओं को मुख्यतः 6 स्थानों पर रखते हैं। कितने स्थानों पर रखते हैं? 6 स्थानों पर रखते हैं। ठीक है, अब वो जो दर्पण होता था, दर्पण इसमें बस थोड़ा अंतर है। जैसे वहाँ दर्पण में हम वक्रता केंद्र लेते थे। क्या लेते थे? वक्रता केंद्र। यहाँ पर वक्रता केंद्र ना लेकर हम 2f1 कहेंगे या 2f2 कहेंगे। क्या कहेंगे? 2f1 या 2f2 कहेंगे। तो देखिए, वस्तु को हम परस्पर कहाँ रखते हैं? जैसे हम वस्तु को दूर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है लेंस के पास बनता है। ठीक, जैसे जैसे हम क्या होते हैं वस्तु की तरफ आते जाते हैं, जैसे जैसे हम वस्तु जो है वो लेंस की तरफ क्या होगी? विस्थापित होगी। प्रतिबिंब लेंस से दूर की ओर विस्थापित होगा। बात समझ में आई भाई? जब लेंस अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, जब वस्तु दूर होगी लेंस से तो प्रतिबिंब लेंस के निकट बनेगा, और जैसे जैसे वस्तु लेंस के पास आएगी प्रतिबिंब लेंस से दूर होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो हम जो 6 स्थानों पर रखते हैं उन 6 स्थानों का हम नामांकन कर देते हैं। हम पहले रखते हैं वस्तु को अनंत पर। कहाँ रखते हैं? अनंत पर। ठीक, वस्तु की स्थिति हो गई है। वस्तु की स्थिति कहाँ पर है? अनंत पर। देखिए, वस्तु को हम कहाँ कहाँ रखते हैं, ध्यान देना भाई। वस्तु की स्थिति अनंत पर हो गई। सेकंड स्थिति में वस्तु को रखते हैं हम अनंत तथा फोकस के बीच। कहाँ रखते हैं भाई? अनंत तथा 2f1 के बीच। अनंत तथा 2f1 के बीच रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन में हो गई 2f1 पर। 2f1 वहाँ वक्रता केंद्र लेते थे, यहाँ 2f1 ले लेंगे। फोर्थ कंडीशन में 2f1 तथा f1 के बीच। 2f1 तथा f1 के बीच। पांचवी कंडीशन में हम वस्तु को रखेंगे f1 पर। कहाँ रखेंगे? f1 पर।
ठीक। छठी कंडीशन में हम वस्तु को रखेंगे F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच। ध्यान देना भाई, बहुत आसान सा टॉपिक है, प्रकाशीय केंद्र के बीच। ये पहले हम सीक्वेंस से याद कर लेते हैं, उसके बाद अभी हम आपको लॉजिक बताते हैं। ठीक, पहले कहाँ रखते हैं वस्तु को? अनंत पर। फिर रखते हैं अनंत तथा 2F1 के बीच, फिर 2F1 पर, फिर 2F1 तथा F1 के बीच, फिर F1 पर, F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच। ये 6 स्थितियां हुई। इन 6 स्थितियों में हम वस्तु को रखते हैं। ठीक, जब इन 6 स्थितियों में हम वस्तु को रखते हैं तो केवल छठी स्थिति को छोड़ दिया जाए तो इन 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है। 5 स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और जो अंतिम स्थिति होती है उसमें प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है। ठीक है, तो 5 स्थिति होती है अनंत पर, अनंत तथा 2F1 के बीच, 2F1 पर, 2F1 तथा F1 के बीच, F1 पर, तथा जब F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे। ये हमारी 5 स्थितियाँ, 6 स्थितियाँ हो गई। अब देखिए भाई, यहाँ पर ये वस्तु की स्थिति हो गई, यहीं पर हम पढ़ लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। किसकी स्थिति? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ये सब आज जो है स्ट्राइक पर है, नहीं चल रहे हैं। प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, हम पहले वस्तु की स्थिति निकालेंगे, फिर प्रतिबिंब की स्थिति निकालेंगे। ध्यान देना भाई, जैसे ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, अब इस उत्तल लेंस पर हमारी 2 प्रकाश किरणें, सॉरी, ये हमारा प्रकाश केंद्र हो गया P, ये इसका हमारा प्रथम फोकस हो गया F1, ये इसका द्वितीय फोकस हो गया F2। ठीक, ये यहाँ पर हमारा हो गया 2F1 और ये हो जाएगा हमारा 2F2। ये चीज़ें हैं लेंस में। F1 कहाँ होता है, 2F1 कहाँ होता है, F2 कहाँ होता है, 2F2 कहाँ होता है, सब हमने उसमें दिखा दिया। ये 2F1 हो गया, ये F1, ये प्रकाशीय केंद्र, ये F2, ये 2F2। तो पहली कंडीशन में वस्तु हमारी कहाँ पर है? अनंत पर है। वस्तु अनंत पर है तो अभी हमने आपको बताया वस्तु अनंत पर है तो हमारी 2 प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं। 2 प्रकाश किरणें कैसी आ रही हैं? समांतर आ रही हैं। ठीक, ये तो सीधे निकल गई भाई, और ये वाली प्रकाश किरण आई, ये मिली। यहाँ पर थोड़ा F2 को इधर कर देते हैं। ठीक, तो जब वस्तु हमारी कहाँ पर थी, ये प्रकाश किरणें हमारी कहाँ से आ रही? अनंत से आ रही हैं। ये प्रकाश किरणें हमारी कहाँ से आ रही हैं? अनंत से आ रही हैं। तो अनंत से जब आएंगी तो इनका जो प्रतिबिंब होगा, ध्यान देना, जब वस्तु हमारी कहाँ पर स्थित थी? अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित थी तो प्रतिबिंब हमारा बना F2 पर। कैसा बना? कहाँ बना? F2 पर। जब वस्तु हमारी अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर? F2 पर। F2 पर बन रहा है, देखो उसमें हमने आरेख दिखाया है। वही रूल पालन किया। जब 2 प्रकाश किरणें समांतर होती हैं, आपस में समांतर होती, मुख्य अक्ष के नहीं, तो समांतर होती हैं तो उनका जो प्रतिबिंब होता है लेंस के फोकस तल में बनता है, अर्थात कहाँ बन रहा है? F2 पर बन रहा है। और देखिए ये A था, ये B था, तो कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा। और ये दोनों प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, और जब वास्तव में काटेंगी तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? वास्तविक F2 पर। प्रकृति इसकी अगर हम निकाल लें भाई प्रकृति, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा, ठीक, तथा बड़ा। जब वस्तु हमारी अनंत पर होती है तो ध्यान देना भाई, जब वस्तु हमारी अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अब देखो यहाँ से हम ध्यान देते हैं, ये 5 कंडीशन है। छोटा, ठीक, जब अनंत पर होगी तो छोटा, अनंत तथा 2F1 के बीच होगी तब छोटा, 2F1 पर होगी तो बराबर, 2F1 तथा F1 के बीच होगी बड़ा, F1 पर होगी बहुत बड़ा। छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा और बहुत बड़ा, इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु हमारी अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब हमारा F2 पर बनता है।
कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ठीक। नेक्स्ट कंडीशन, जब वस्तु हमारी कहाँ पर है? अनंत तथा 2f1 के बीच। जब वस्तु हमारी अनंत तथा 2f1 के बीच है, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया भाई, छोटा सा पतला सा लेंस, उत्तल लेंस। ये इसका प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पर कहीं f1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर कहीं 2f1 हो जाएगा। ठीक। ये जैसे हमने मान लिया यहाँ f2 है, तो यहाँ पर कहीं 2f2 होगा। अब देखो भाई, वस्तु कहाँ पर है? अनंत तथा 2f1 के बीच, तो ये 2f1 हो गया, यहाँ कहीं अनंत मान लेते हैं, यहाँ पर वस्तु, ये वस्तु हमारी कौन सी है? AB। देखो, इस वस्तु से हमारी दो प्रकाश किरणें चलेंगी। एक प्रकाश किरण हमारी गई मुख्य अक्ष के समांतर। आपको पता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? द्वितीय फोकस से जाती है। ठीक। दूसरी प्रकाश किरण आप कह सकते हो इसके प्रकाशिक केंद्र से गई, और आपने पढ़ा है जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो भैया कैसे निकलती है? ये हमारी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गई है, और आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये प्रकाश किरण हमारी प्रकाशिक केंद्र से गई और बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। ये दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही, वहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दें, A' B'। देखो, वास्तव में ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, है ना। और कहाँ पर जहाँ पर काट रही थी वहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया, A' B'। तो A' B' जो प्रतिबिंब बना है, आप इसकी अगर स्थिति के बारे में आकलन करेंगे तो कहाँ बना है? F2 तथा 2f2 के बीच। कहाँ बना है? F2 तथा 2f2 के बीच। और कैसा बना है? देखो, वास्तव में काट रही हैं, तो वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। तथा वस्तु से कैसा बना भाई? वस्तु से छोटा बना। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बना। ओके, ये हमारी दो कंडीशन हुई। जब वस्तु को अनंत तथा 2f1 के बीच रखा तो प्रतिबिंब हमारा बना F2 तथा 2f2 के बीच। कैसा बना? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अब 2f1 की बात करते हैं भाई। जब 2f1 पर रखेंगे वस्तु को, फिर एक लेंस हम बनाते हैं। ये P हो गया, यहाँ से थोड़ा और बढ़ा देते हैं भाई, F1 हो गया, ये हमारा F1 और ये हमारा 2f1, F2, ये 2f2। ठीक। अब वस्तु हमारी कहाँ है? 2f1 पर। ध्यान देना, वस्तु हमारी 2f1 पर है। यहाँ से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती है। ठीक। दूसरी प्रकाश किरण चाहे आप यहाँ से F1 से निकाल लो, चाहे जहाँ से निकाल लो, जहाँ से आपकी इच्छा है। जैसे हमारी एक प्रकाश किरण मान लेते हैं F1 से गई। कहाँ से गई? F1 से गई, लेंस पर पड़ी। तो आपने पढ़ा था जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रथम फोकस से जाती है, F1 से जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात कैसे जाती? मुख्य अक्ष के समांतर। देखो, ये दोनों प्रकाश किरणें जहाँ पर काट रही वहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डालते, A' B'। जो A' B' है, ध्यान देना है, A' B', ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2f2 पर। ठीक। जब वस्तु F2 F1 पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना? 2f2 पर बना। कहाँ पर बना? 2f2 पर। कैसा बना? वास्तव में काट रही हैं, तो वास्तविक, उल्टा तथा अब बनेगा वस्तु के बराबर। वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बना। बात समझ में आई भाई? तो ये तीन स्थितियां हमने पढ़ी भाई। जब वस्तु को हमने कहाँ रखा? 2f1 पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? 2f2 पर बना। कैसा बना? वास्तविक बना, उल्टा बना तथा वस्तु के बराबर बना। 2f1 तथा f1 के बीच में रखेंगे, ध्यान देना भाई। नेक्स्ट कंडीशन। ठीक। ये F1, ये 2f1, ये F2 और ये 2f2, इसके बीच में वस्तु को रख रहे हैं, A B।
ठीक, जब वस्तु को इसके बीच में रखा, ध्यान देना भाई, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण चाहे F1 से ले जाओ चाहे प्रकाशिक केंद्र से, रूल का पालन करना, बस ये काट दी। ठीक, रूल आपका पालन होना चाहिए जो हमने शुरुआत में रूल बताए हैं। बाकी आप कहाँ से निकालते हो ये आप पर निर्भर करता है। देखिए ये बना A' B'। जब वस्तु को हमने कहाँ रखा, 2F1 तथा F1 के बीच, अब प्रतिबिंब बन रहा है 2F2 और उसके पीछे, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 तथा अनंत के बीच, 2F2 तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब हमारा बना 2F2 तथा अनंत के बीच। और देखो भैया कैसा बना है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। ठीक, वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से बड़ा बना। अब बाकी दो फिगर हम ऊपर बना रहे हैं। जब वस्तु हमारी कहाँ थी, F1 पर, ध्यान देना भाई, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ठीक, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ये इसका प्रथम प्रकाशिक केंद्र, ये F1, ये F2, इधर 2F2। वस्तु हमारी F1 पर स्थित है। वस्तु हमारी कौन सी है, AB। इससे कितनी प्रकाश किरणें चली, 2। ये मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गई। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से गई। देखो ये दोनों प्रकाश किरणें जो जा रही परस्पर समांतर जा रही। कैसे जा रही हैं, समांतर। और जब दो प्रकाश किरणें समांतर जाएंगी तो हम मानेंगे एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, अनंत पर। कहाँ काटती हैं, अनंत पर। जब वस्तु F1 पर तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। ठीक, कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, से बहुत बड़ा कह सकते हैं। तो ये हमारी 5 स्थितियां हुई। जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 पर बना। कैसा बना, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। जब वस्तु को हमने अनंत तथा 2F1 के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 तथा 2F2 के बीच बना। कैसा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। जब वस्तु को हमने 2F1 पर रखा तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, 2F2 पर बना। कैसा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर। फिर जब वस्तु को हमने 2F1 तथा F1 के बीच रखा तो प्रतिबिंब हमारा बना 2F2 तथा अनंत के बीच। कैसा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। जब वस्तु को F1 पर रखा तो प्रतिबिंब बना अनंत पर, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा रिलेटेड, अनंत पर था तो F2 पर बना, जब F1 पर था तो अनंत पर बना। ठीक, 1 का फर्क है केवल, अनंत पर तो F2 पर और F1 पर तो अनंत पर। ठीक, रिलेशन हो गया। अनंत तथा 2F1 के बीच था तो प्रतिबिंब बना F2 तथा 2F2 के बीच। जब 2F1 तथा F1 के बीच था तो प्रतिबिंब बना 2F2 तथा अनंत के बीच। और जब वस्तु F1 पर तो प्रतिबिंब 2F2 पर। अगर एक दूसरे से आप रिलेटेड करके याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, और अगर रिलेटेड करके नहीं याद करोगे तो आप भूल जाओगे। ठीक, छठी स्थिति की बात अब करते हैं। छठी स्थिति में F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं वस्तु को। ठीक, जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में। देखो यहाँ पर बना दें हम भाई, वस्तु को हम रखें F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ये हमारा लेंस हो गया, यहाँ से लिख दें F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच। ठीक, इसका प्रतिबिंब खींच दें भाई। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये इसका प्रथम फोकस, ये इसका द्वितीय फोकस, ये F2 और ये 2F2। ठीक, वस्तु कहाँ थी, ये थी वस्तु A B। प्रकाश किरण कैसे चली, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक,
जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती है। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से गई। जब इन दोनों प्रकाश किरणों को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। जहाँ पर काटती वहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। F1 तथा वस्तु के बीच तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वस्तु की ही ओर, वस्तु की ओर बनेगा। कैसा बन रहा है? आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा। ठीक है भाई। जब वस्तु को हमने भाई कहाँ रखा है? वस्तु को हमने रखा है F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में। F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा है, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है हमारा वस्तु की ओर, और कैसा बन रहा है? आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। तो ये हमारे उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना आ गया। ठीक है। अब यहीं से हम एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब का बनना। सॉरी, उत्तल के लिए था, वो अवतल के लिए। अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस में आप वस्तु को चाहे जिस बिंदु पर रखो, इसमें जो प्रतिबिंब होता है हमेशा वस्तु की ही ओर बनता है। देखो, ये प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर गई, अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल गई, इसको पीछे की तरफ बढ़ाए। ठीक, इस बिंदु से यह जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से गई। कहाँ से गई? इसके प्रकाशिक केंद्र से मान लेते हैं गई। तो जब दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से गई, तो आपको पता है जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती। इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को काट रही हैं ए डैश बी डैश पर। तो अवतल लेंस में हम वस्तु को चाहे जहाँ रखें, प्रतिबिंब बनेगा लेंस की ओर, लेंस की ओर ही बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा। अब एक बात यहाँ ध्यान देना भाई, बात ध्यान क्या देना है? जो उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, जो उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। उत्तल लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब हमारा बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है, और जो अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। तो ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का, या ऐसे कहा जाए कि किसी लेंस द्वारा वस्तु का आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो आप देखेंगे आभासी है और वस्तु से छोटा है, तो लेंस हमारा होगा अवतल। अगर आभासी है और वस्तु से बड़ा है तो लेंस हमारा होगा उत्तल। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसका हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। देखो भाई, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। ठीक, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र क्या था? न्यूटन महोदय ने बताया था भाई कि लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी तथा लेंस के द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का जो गुणनफल होता है वो लेंस के प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर होता है।
ठीक। तो लेंस, न्यूटन का सूत्र क्या था? लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी तथा लेंस के द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का जो गुणनफल होता है वो लेंस की प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर होता है। यदि प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1, ध्यान देना भाई, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1, चलो इसी में हम फिगर में दिखा रहे हैं, लिखने में टाइम लगेगा। जैसे ये हमने माना ये हमारा एक उत्तल लेंस हो गया। कैसा लेंस हुआ? उत्तल लेंस हो गया L। ठीक, ये हमारा हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। ये लेंस का प्रथम फोकस हुआ f1, ये लेंस का हमारा द्वितीय फोकस हुआ f2। लेंस की प्रथम फोकस दूरी f1 है और लेंस की द्वितीय फोकस दूरी f2, अर्थात ये प्रथम फोकस दूरी f1 हो गई और ये द्वितीय फोकस दूरी f2 हो गई। लेंस के प्रथम फोकस f1 से कुछ दूरी पर एक हमारी वस्तु है AB, ये दूरी कितनी हो गई? x1। हम मान लें इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? यहीं कहीं बन रहा है। ये दूरी क्या है? x2। तो ये लेंस के प्रथम फोकस से किसकी दूरी हुई? वस्तु की दूरी। ये लेंस के प्रथम फोकस से किसकी दूरी हुई? प्रतिबिंब की दूरी। तो लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का जो गुणनफल होता है वो लेंस की प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो क्वेश्चन है ये परीक्षा में पूछा जाता है। ये अगर निगमन के साथ जो है निगमन आएगा और इसके साथ न्यूमेरिकल लगा होता है तो ये 5 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। हमने माना एक पतला उत्तल लेंस L वायु में स्थित है। इस लेंस के प्रथम पृष्ठ की जो प्रथम फोकस दूरी f1 तथा द्वितीय फोकस दूरी f2 है। लेंस के प्रथम फोकस f1 से x1 दूरी पर एक हमारी वस्तु है। ये वस्तु हमारी कौन सी है? AB है। वस्तु हमारी AB है। इस वस्तु AB से हमारी 2 प्रकाश किरणें चलती हैं। एक प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। कैसे चलती है? मुख्य अक्ष के समांतर। एक प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से जाती है। ठीक, एक हमारी जो वस्तु है बिंदु वस्तु B से एक दूसरी प्रकाश किरण चलती है। अभी हमने बताया प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाने के लिए कम से कम 2 अपवर्तित किरणों का किसी बिंदु पर मिलना या मिलते हुए प्रतीत होना अनिवार्य है। ठीक, तो दूसरी प्रकाश किरण जो है हमारी लेंस के प्रथम फोकस f1 से जाती है और लेंस पर आपतित होती है। आपतित हुई, चूंकि अब अपवर्तन होगा तो हम लोगों ने पढ़ा है जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रथम फोकस से जाती है और लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात कैसे जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दें। मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब A', B' वस्तु AB का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब होगा, जिसकी लेंस की द्वितीय फोकस से दूरी कितनी है? x2। ओके, अब इसका नामांकन कर दिया गया। ये हमारा AB था। ठीक, ये L था। यहाँ पर देखो हम M मान ले बिंदु, ये मान ले N। ठीक, अब यहाँ से 2 चीज़ें आपको दर्शानी है, ध्यान से देखना है। यहाँ से हम त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे। जो समरूप त्रिभुज होता है, समरूप त्रिभुज की भुजाओं में अनुपातिक का संबंध होता है। अनुपातिक का मतलब क्या होता है? दोनों त्रिभुज देखने में तो एक जैसे लगेंगे, जैसे एक ही पिता की 2 संतानें एक ही देखने में लगी, लेकिन एक बड़ी हो एक कैसी हो? छोटी हो। तो यहाँ पर जो समरूप त्रिभुज होता है तो समरूप त्रिभुज की जो भुजाओं में अनुपातिक का संबंध होता है, अर्थात बड़े त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है वो छोटे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा समरूप का नियम है। तो जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी भुजाओं में कैसा संबंध होगा? अनुपातिक का संबंध, अर्थात बड़े त्रिभुज की जो भुजा होगी वो छोटे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर होगी। और समरूप दिखाने के लिए हमें 2 कोण बराबर दिखाने अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहली बात हम 2 त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज हम ले लें ABF1 और दूसरा त्रिभुज ले लें PNF1। एक त्रिभुज कौन सा लिया? ABF1 और दूसरा ले रहे हैं PNF1। इस दोनों में ये कोण आपस में बराबर। ये दोनों कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। और ये कोण इसका 90 है P वाला, इसका ये कोण 90 है। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लिख लें त्रिभुज किसमें भाई? ध्यान देना, यहाँ से
थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, नहीं दिखाई नहीं देगा। आप लोग जब इस वीडियो को देखा करें तो थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लिया करें, ठीक है। 240 पर होती है, 480 पर देखेंगे, 360 पर देखेंगे, बहुत स्पष्ट दिखेगा ये। तो यहाँ से हम ले रहे हैं त्रिभुज, कौन सा, F1 AB समरूप है किसके, त्रिभुज, या ऐसे लिख दें त्रिभुज FAB समरूप है, ठीक लिखा था, है किसके, त्रिभुज F1 PN के। तो इन त्रिभुज, अगर त्रिभुज समरूप होता है तो इनकी भुजाओं में कैसा संबंध होता है, अनुपातिक का संबंध। लेकिन ये ध्यान रखना, बड़े त्रिभुज में जो भुजाएं लेंगे, जैसे लंब और कर्ण ले रहे हैं, तो छोटे में भी हमें लंब और कर्ण ही लेना है। ये नहीं कि एक त्रिभुज में आप लंब आधार लीजिए और दूसरे में आधार कर्ण लीजिए, अनुपात बराबर दिखाइए, तब अनुपात बराबर नहीं होगा। अर्थात बड़े त्रिभुज में आप जो दो भुजाएं लेंगे, अगर वही दो भुजाएं छोटे त्रिभुज में लेंगे तब आपको अनुपात बराबर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा त्रिभुज F1AB है, जैसे F1AB में हम भुजा इसकी ले ले लंब, लंब इसका कितना हो गया भाई, शीर्षाभिमुख कोण के सामने की भुजा लंब हुई, लंब हमारी क्या है, AB बटे इसका आधार हमारा क्या है, AF1, ठीक। दूसरे त्रिभुज में अब हम बराबर लगाएंगे, दूसरे, अब पहले त्रिभुज में लंब लिया तो दूसरे में भी लंब लेंगे, लंब क्या है, NP, और इसका आधार क्या है, PF1, ओके। या इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, AB अपान NP बराबर AF1 अपान PF1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने ध्यान दिया है तो, ठीक है। अब दूसरी बात हम करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, MLF2 और F2A'B' में। ये कोण, इसका कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख, इसका ये कोण 90, इसका ये कोण 90, ठीक। तो अगला हम त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें, F2PM समरूप है त्रिभुज किसके, F2A'B' के। और जब त्रिभुज समरूप है तो कैसा संबंध, अनुपातिक का। पहले त्रिभुज में लंब क्या है हमारा, PM लंब, और आधार क्या हो गया, PF2 बराबर, दूसरे त्रिभुज में लंब क्या है, A', B' और आधार क्या है आपका, A', F2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपका, PM अपान A', B' बराबर PF2 अपान, कितना लिख सकते हैं भाई, A', F2। अब यहाँ से दो चीज़ें ध्यान देना भाई, इतनी बात सब लोग समझ गए, ठीक। अब एक बात ध्यान देना, जो BL रेखा है समांतर है AP के, BL समांतर किसके है, AP के। अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती, और अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, तथा PA' समांतर है NB' के। और आपको पता है जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो प्रत्येक बिंदु पर समान होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो प्रत्येक बिंदु पर समान होती है। अर्थात इसका मतलब BL समांतर है AP के, इसलिए जो भुजा PM होगी वो AB के बराबर होगी। इसलिए PM बराबर AB तथा A', B' बराबर PN, A', B' बराबर PN। इसको समीकरण 2 माना था, इसलिए समीकरण 2 से, इसलिए समीकरण 2 से PM के स्थान पर देखो कितना रखेंगे, AB, और PN के स्थान पर A', B' के स्थान पर PN बराबर
PF2 अपॉन A'(F2). ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 की तुलना कर लो। जब समीकरण 1 और 3 की तुलना करेंगे, समीकरण 1 तथा 3 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 3 की तुलना से जब समीकरण 1 और 3 की तुलना करेंगे तो इनके बाएं पक्ष बराबर हैं, दाहिने भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात कितना हो जाएगा, AF1 अपान PF1 बराबर PF2 अपान A'(F2). मान रख दो AF1 क्या है, लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी कितनी है, x1 है, लेकिन ये बाईं ओर है इसलिए लिखेंगे -x1। -x1 क्यों लिखा, क्योंकि ये लेंस के बाईं ओर है। लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते थे भाई, F1A बराबर हो जाएगी -x1 के, PF1 बराबर हो जाएगी -f1 के, PF2 बराबर होगी +f2 के, और कितना F2A' बराबर होगी x2 के। वैल्यू रख दो भाई। PF1 का मान कितना है, -f1 बराबर PF2 का मान कितना है, f2 के, और ये x2 के, ये माइनस माइनस प्लस, तो x1 अपान f1 बराबर f2 अपान x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे भाई, क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 कितना आ जाएगा भाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा x1 गुणे x2 बराबर f1 गुणे f2। x1 क्या है, प्रथम लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, x2 क्या है, लेंस के द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। f1 लेंस के प्रथम फोकस दूरी और f2 लेंस की द्वितीय फोकस दूरी। ये आ गया हमारा पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। अब एक बात ध्यान देना भाई, बात कही जाए यदि लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, क्या हो भाई, यदि लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो भैया, अगर लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान होते तो आपने एक बात पढ़ी है, क्या पढ़ी है, कोई बता सकता है, अगर लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो तो लेंस की प्रथम फोकस दूरी जो होती है द्वितीय फोकस दूरी के बराबर होती है, पढ़ा है, समान हो तो F1 बराबर F2 बराबर F। अर्थात लेंस की प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी जो होती है वो लेंस F दोनों समान होती है, अर्थात F हो जाएंगी। इस कंडीशन में कितना लिखेंगे, x1 गुणे x2 बराबर F गुणे F, और FF कितना हो जाएगा, f², तो x1 x2 बराबर f² भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। इसमें लिखना क्या था, माना एक पतला लेंस L वायु में स्थित है, या न्यूटन का सूत्र क्या लिखते कि लेंस के प्रथम फोकस से जो वस्तु की दूरी, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का जो गुणनफल होता है वो लेंस की प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर होता है। हमने माना एक पतला लेंस L वायु में स्थित है, इस लेंस के प्रथम फोकस दूरी f1 तथा द्वितीय फोकस दूरी f2 है। लेंस के प्रथम फोकस f1 से x1 दूरी पर एक हमारी वस्तु AB स्थित है। ठीक, तो यह लेंस वस्तु जो है AB का प्रतिबिंब जो है वो A'(B' पर बनाता है, जिसकी लेंस की द्वितीय फोकस से दूरी कितनी है, x2 है। बस यही आपको लिखना था, इसको प्रूव कर देना था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से और पूछा भी जाता है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको इसका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाएंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।